चलो मुझे बताएं कि अब यहाँ पर इसका वर्क फ्लो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि भाई इसका वर्क फ्लो क्या होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक और बनाता हूँ तो अब मुझे बताइए नेस्टेड एल्स ब्लॉक। तो क्लास अब मुझे बताएं कि इस ब्लॉक से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो क्या सिर्फ यही वाली शर्त जरूरी है या इसके अलावा भी कोई शर्त है? सर नहीं, ए इक्वल बी को सेटिस्फाई होना जरूरी है सर। सही है। तो यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इस पूरे ब्लॉक में कि ये तो हमने वेरिएबल बना लिए, अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन दी और हम चाह रहे हैं कि भाई ये वाला ब्लॉक हमारे पास इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन इस ब्लॉक के लिए दो दो रिस्ट्रिक्शन है मेरे भाई। कौन सी दो रिस्ट्रिक्शन है? कि पहला ब्लॉक ये मेन गेट, कि जब ये मेन गेट से पास होगा तो अंदर वाले गेट्स में दाखिल होगा। अब अंदर वाला भी वो एक गेट है, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। अब यहाँ पर वो अपना वीजा दिखाएगा तो वो इसके अंदर दाखिल होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नेस्टेड ब्लॉक है ना, ये वाला जो कोड है ये दो ब्लॉक्स के अंदर है। इस पे दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं कि भाई आपको सबसे पहले पेरेंट कंडीशन फुलफिल करनी होगी। अगर ये पेरेंट कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर ये चेक करेगा कि भाई अंदर वाली कंडीशन क्या है। अब अंदर वाली कंडीशन भी एक स्पेसिफिक है। अब ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तब जाके हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा। इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। सही है। अब एक इफ के अंदर नेस्टेडली दूसरा इफ खुल रहा है और दूसरा इफ जो है वो अपना एल्स ब्लॉक लेके बैठा हुआ है। अब मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि क्या हम यहाँ पर ये वाला ब्लॉक बना सकते हैं इस तरीके से? अगर कोई भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दी कि भाई कोई भी कंडीशन दे दी कि भाई बी इज ग्रेटर देन ए। अब ये एक स्पेसिफिक अनशर्ट मैंने एक कंडीशन दे दी और यहाँ पे मैं कह दिया कि भाई एल्स नेस्टेड इफ ब्लॉक, कुछ भी दे दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। देन उसके बाद इसका एक एल्स ब्लॉक बना दिया भाई और इसके अंदर हमने कह दिया कि भाई कंसोल और राइट लाइन में कि गालिबन क्या एल्स अंडर एल्स ब्लॉक। अब इस छोटे से कोड को से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या उल्टी सीधी कंडीशन बन गई? लेकिन ये एक प्योर कंडीशन है। ये आप लोगों को समझाना मकसद कंडीशन नहीं, कंडीशन सबको बनानी आती है, सब ये वाली कंडीशन सबको बनानी आती है, लेकिन ये वाला ब्लॉक समझाना मकसद है कि भाई ये ब्लॉक किस तरीके से वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट भी डिजाइन करें तो वो किस तरीके से इसका वर्क फ्लो डिजाइन करेगा। देखिए क्लास, मैं आप लोगों को बताऊं, किसी भी एप्लीकेशन में जो एक्चुअल जो उसका वर्क फ्लो डिफाइन होता है ना, वो डायमंड से ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई पहली कंडीशन, अब उससे पहले अगर आप ब्लॉग बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका वर्क फ्लो जो स्टार्ट होता है वो आपका डायमंड से स्टार्ट होता है। इसमें क्यों? क्योंकि डायमंड ऑलवेज डिसीजन लेती है इस पे भी आपके नहीं, इस पे दो ब्लॉक में। भाई माइक बंद कर दिया करो, 1000 मरतबा तुम लोगों को बताया है, घरेलू बातें चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कहानी ये है कि भाई डायमंड ऑलवेज कंटेन टू कंडीशन, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब भाई कल परसों में एक सवाल उठ के आ रहे थे, मुझ तक पहुंच रहे थे कि भाई डायमंड में एक कंडीशन आ रही है, तो भाई मुझे बताओ कौन सी कंडीशन एक, और ऐसा कौन सा डायमंड है जिसमें एक कंडीशन हो रही है? या तो वो डायमंड ही नहीं होगा, या तो वो आपकी एंडिंग कंडीशन होगी, या तो वो एक चकोर बॉक्स होगा। लेकिन डायमंड ऑलवेज कंडीशनल ब्लॉक होता है। कीप इन दैट माइंड कि भाई वो जो है आइदर ट्रू और फॉल्स में चलता है। अब यहाँ पर क्लास कंडीशन क्या है? ये तीन वेरिएबल बना लिया और तीन वेरिएबल की आपस में कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि अब
ये वाला पूरा ब्लॉक यानी ये वाला जो इफ एल्स का ब्लॉक जो है वो तब चलेगा जब ये वाला ब्लॉक ट्रू होगा, अदरवाइज कंपाइलर इसको भी इग्नोर कर देगा। अब इसकी मिसाल कौन देगा कि भाई नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा होता है? कोई देगा मिसाल? जी रहमत, एनन, वजीहा, उनजिला और बाकी सारे हजरात। सर नेस्टेड तो दो जगह आ रहा है ना, कि पहला वाला जो इफ ए इज इक्वल टू बी और इसके बाद जो नेस्टेड आ रहा है इफ, नहीं ठीक है, और मैं अपने एल्स कोड में की भी बात नहीं कर नेस्टेड रहा पार्ट। रहमत, मैं अपने कोड की बात नहीं कर रहा। मैं जर्नल वर्ड रियल वर्ड सिनेरियो में पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट कहाँ लग सकता है, किस टाइप के एप्लीकेशन में, किस टाइप के वर्क फ्लो में लग सकता है? सर मैट्रिसेस वगैरह में, जैसे जैसे सर वो रॉज और कॉलम्स। वो कैसे वहां पे मल्टीपल इफ कैसे लगेगा? सर क्यों नहीं लगेगा सर? ऐसे जैसे लगेगा, ऐसे लगेगा जब हम एरे की बात कर रहे हैं। अभी एरे किसी को भी नहीं पता, ठीक है मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा अभी। जर्नली तुम बताओ कि भाई वो कौन सी कंडीशन ऐसी है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने टास्क किए हैं, या आप अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेटर में कहाँ पे? कैलकुलेशंस में। जैसे कोई एक एग्जांपल बता दो सर जैसे लास्ट टाइम बिल में किया था ना कि हमने चार्ज पहले कैलकुलेट किया था, फिर चार्ज भी, फिर चार्ज के ऊपर भी कंडीशन लगी थी कि अगर वो जैसे 400 से ऊपर है तो फिर हमने एक्स्ट्रा इस पे लगाए थे, सर चार्ज लगाया था। तो यानी इस बात से हमें ये समझ में आती है एक ऐसी वैल्यू, उस स्पेसिफिक एक वैल्यू पे दो कंडीशन लग रही हो, या जैसे भाई ने बिल्कुल सही बात की कि भाई चार्ज भी कैलकुलेट होगा, वो भी किसी ना किसी कंडीशन के मुताबिक होगा। अगर वो लेस देन 400 होगा तो 1.5% के मुताबिक उसका पर यूनिट चार्ज लगेगा। अब चार्ज कैलकुलेट हो गया, अब उस कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एक और कंडीशन थी जनाब, वो ये कंडीशन थी कि भाई अगर वो नंबर ऑफ अमाउंट 400 से एक्सीड कर गई तो उसके अंदर एक वर्कफ्लो चलना चाहिए। वो क्या कि भाई उस अमाउंट का 15% कैलकुलेट होके उसी में ऐड होके जनरेट हो जाए, राइट? दिस टाइप ऑफ सिनेरियो वी विल यूज नेस्टेड कंडीशन कि भाई अगर एक वैल्यू पे अगर एक से ज्यादा कंडीशन लग रही हो, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एट अ टाइम नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अगर एट अ टाइम लगता है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे एंड और ऑड यूज करते हैं, लेकिन क्लास स्टेप बाय स्टेप के भाई एक स्टेप हो गया ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगले मॉड्यूल पे जब वो वैल्यू इंप्लीमेंट होगी तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। ठीक है जनाब? तो अब देखें इसकी मिसाल में इस तरीके से और भी दे सकता हूँ कि जैसे हम इंटरमीडिएट में पास टूटा फूटा पास होके जब निकलते हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में, तो अब इंटरमीडिएट में हम पास हो गए, हमें एक नंबर मिल गए, अब वो नंबर की वैल्यू हमारे पास है, वो इंटरमीडिएट में कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन अब जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है, उसी वैल्यू को लेते हुए दूसरा स्टेप है कि वंस वो जब वैल्यू जनरेट हो गई, अगर वो वैल्यू 50% या 55% से बिलो है तो आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी कि भाई जो आपको एडमिशन दे दे, जिसका मेरिट जरा, जिसका एडमिशन क्राइटेरिया का मेरिट जो है वो जरा लो पर हो, उस आपकी वैल्यू से मीट कर रहा हो, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो कोई ऐसा बंदा है, पर्ची के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जो ऐसा बंदा है कि भाई जिसके मार्क्स 55 से बिलो हैं और वो एनईडी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हो, नो, इलीगली पॉसिबल नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, मेरिट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ वो एक अलग बात है कि वो पर्ची सिस्टम हो, वो एक अलग कहानी है। तो क्लास नेस्टेड समझाने का मकसद ये है कि भाई अगर एक वैल्यू स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल प्लेसेस पे जब इंप्लीमेंट हो रही हो कंडीशनली, तो वहां पे एज इसका नेस्टेड कॉन्सेप्ट लगता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। कैन आई गेट अ यस स्टूडेंट्स? सर क्या बात है, आज जरा सन्नाटे में लग रहे हो, क्या हुआ? यस सर। जनाब तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ की कंडीशन लगती है। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर मैं अपनी इस वाली
अब इस एक जो ये वाला जो ब्लॉक बनाया है, इसी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके हिसाब से क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? सिर्फ इफ आगे वाला ब्लॉक। सिर्फ इफ वाला ब्लॉक। चलो अगर मैं सर यहाँ पर एक सर स्टेटमेंट दे पहला देता हूँ, पेरेंट इफ ब्लॉक, ठीक है जनाब। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में कह देता हूँ पेरेंट एल्स ब्लॉक। अब बताइए कि क्या प्रिंट होना चाहिए? सर पेरेंट इफ ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक। पेरेंट इफ ब्लॉक और नेस्टेड इफ ब्लॉक। चलो मैं यहाँ पे इफ भी मेंशन करता हूँ, नेस्टेड इफ ब्लॉक, राइट। क्यों भाई? यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये दो वेरिएबल की कंडीशन लगी हुई है कि भाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। तो ये पूरा ब्लॉक सिरे से इग्नोर होना चाहिए, या ये चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन, पेरेंट कंडीशन में दो ब्लॉक बने हुए पेरेंटली। क्या बने हुए? दो ब्लॉक बने हुए पेरेंटली, एक इफ और एक एल्स। लेकिन इफ के अंदर भी नेस्टेड उसकी चाइल्ड कंडीशन है और चाइल्ड उसी का ही जो है वो एल्स ब्लॉक है। इसी तरीके से एल्स के अंदर भी एक चाइल्ड इफ और एल्स का अलग अलग ब्लॉक है। अब ये पूरा ब्लॉक कंडीशनली तब चलेगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्योंकि यही वाली कंडीशन हमें नजर आ रही है कि भाई ये कंडीशन ट्रू है, तो इट्स मीन कि भाई ये पूरा ब्लॉक कंपाइलर इधर आ जाएगा और सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? वो ये इसको आंखें बंद करके प्रिंट करवा देगा। फिर क्या होगा? फिर ये दूसरी कंडीशन देखेगा भाई इफ के अंदर दूसरा इफ बना हुआ है कि जिसमें कह रहे हैं कि भाई सी की जो भी वैल्यू है 20 है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। हाँ भाई ये वाली कंडीशन भी सही है। तो अब मेरे हिसाब से जो है वो ये प्रिंट होना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए। सब एग्री करते हो इस बात से? जी सर। तो अब यहां पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि पेरेंट इफ ब्लॉक चला और नेस्टेड का इफ ब्लॉक चला, ठीक है। अब यहीं पर गालिबन हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, जो कि इफ एल्स, और इफ एल्स में भी हमने थोड़ी हुज्जत कर ली तो भाई नेस्टेड इफ में चले गए। बट क्लास हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट मिलता है, उसका नाम है डिसीजन स्ट्रक्चर्स। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि वर्सेस कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, तो इन दोनों के लफ्जी मीनिंग में कौन डिफरेंशिएट करेगा? क्या फर्क हो सकता है इन दोनों में? एनीवन एल्स? सीआर सर जी। डिसीजन में ये हो सकता है कि मतलब डिसाइड करना कि क्या चलाना है, और कंडीशन में मतलब चीजों का फुलफिल होना जरूरी है। तो यानी मैं इनको फॉर द टाइम बीइंग सेम कह सकता हूं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इफ में कोई भी कंडीशन देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3, तो भाई इसने भी तो डिसीजन लिया ना। इसने डिसीजन लिया कि हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू थी, तो इसने ये इफ का ब्लॉक चला दिया। वरना इसने ये भी डिसीजन लिया, ऐसा हुआ ना। इसने डिसीजन ले लिया कंपाइलर ने, अगर ये कंडीशन इसको गलत मिलेगी तो वो ये वाला ब्लॉक चलाएगा। तो क्या ये डिसीजन स्ट्रक्चर नहीं है? क्यों मैं इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर कहता हूँ? सर आपने कंडीशन दी है तो वो उसके मुताबिक ट्रू दे रहे हैं ना, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो डिसीजन स्ट्रक्चर में उसको कंडीशन ना देनी पड़े। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर देखिए क्लास, हमारे पास जो डिसीजन स्ट्रक्चर में जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो स्विच स्टेटमेंट मिलती है। स्विचेस, स्विच के अगर मैं नाम से ही बात करूं तो स्विच का मतलब कि भाई एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर जाना। जैसे हम लोग नॉर्मली अपने प्रोफेशनल रूटीन में कहते हैं कि भाई यार मैंने यहाँ से जॉब स्विच कर ली,
पहले मैं पीएफ फीड में था, कल को मैं जेविस में चले गया, परसों को मैं उसमें बैरिया में चले गया, तो ये क्या हो गई, ये स्विचिंग हो गई। बॉडी टाइमिंग ऐसा नहीं है, लेकिन तो स्विच करने का मतलब ये है कि भाई जगह से जगह, जगह से जगह, कंडीशन मेरे पास एक ही है, पोस्ट मेरे पास एक ही होगी, डेजिग्नेशन मतलब जो मेरी सीवी में जो मेरी क्वालिफिकेशन होगी वो तो सेम है, लेकिन कुछ कंडीशन उसको ऐसी मिलेगी, कुछ वैल्यू उसको ऐसी मिलेगी कि जिसकी वजह से वो स्विच कर जाएगा। वैल्यू से मेरा क्या, कल को मुझे कल को मुझे कहीं सैलरी ऐसी मिल रही होगी जिसमें 10-15 हज़ार जो है वो ज़्यादा होंगे, तो क्या मुझे स्विच करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं तो स्विच करूंगा। तो क्यों मैं स्विच करूंगा? जब मुझे मेरी अपनी एक डिजायर वैल्यू मिल गई। तो क्या क्लास में यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ वैल्यू का, कि वैल्यू की क्या कहानी है। स्विच स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, उसको हम कुछ पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि भाई कहानी क्या होती है। ये स्विच का कीवर्ड यूज होता है और इसमें आते हैं पैरेंथेसिस और इसकी कंप्लीट बॉडी बनती है। अब ओवरऑल पूरा डिसीजन इसी ब्लॉक के अंदर होता है, इसका कोई दूसरा ब्लॉक नहीं बनता। अब चाहे वो पॉजिटिव केसेस हो या नेगेटिव केसेस हो, ऑल केसेस आर डिफाइंड विद इन द बॉडी, राइट। स्विच को हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बेसिकली स्विच केसेस का नाम देते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है ना डिसीजन स्ट्रक्चर्स का, इसमें जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है स्विच केसेस। अब भाई केसेस से क्या समझ में आता है? केस वही केस भाई, जो भी हमारा केस बनता है नॉर्मल रूटीन में, हम लोग कहते हैं कि भाई ये केस बन गया तो भाई ये चला दो। तो वो केस कब बनता है? जब कोई ना कोई वैल्यू मीट करती है आपकी उस केस से। क्या आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मार्क्स जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 75 आते हैं, तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई अब आपका केस जो है वो मार्किंग केस क्या है वो, कि भाई आपको बी ग्रेड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो विद इन द रेंज है किसके, कि भाई 72 और 78 के दरमियान है, 75 है। तो अब आपका केस क्या बनता है? आपका केस ये बनता है कि भाई इसको बी ग्रेड दे दो। अब स्विच केसेस इस्तेमाल किस तरीके से होते हैं देखें। स्विच के अंदर या तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इसके ब्रैकेट में, या तो कोई एक्सप्रेशन आती है। और कीप डेट इन माइंड कि भाई अगर स्विच के अंदर जिस टाइप की वैल्यू आएगी तो केस उसी टाइप के नाम से बनेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर इंटीजर ए का एक वेरिएबल है और उसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं कि भाई इंटीजर डॉट पार्ट्स, और ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए पैरामीटर पास, ए वेरिएबल पास किया, तो अब इसका मतलब कि अब ए में जो है वो यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है। अब हमने यहाँ पर फॉर लिमिटेड वैल्यूज के केस बना लिए कि भाई अगर यूजर ने इनपुट किया 1, तो ये 1 के नाम से जो है वो एक केस बन गया। तो ये 1 की वैल्यू सेम होनी चाहिए इस वेरिएबल की डेटा टाइप के। मैं यहाँ पर इसको ये नहीं करता। अब उसके बाद जो भी केस बनाया जाता है तो वो उसकी केस की कोई ना कोई बॉडी क्रिएट की जाती है। मैंने यहाँ पर उसकी एक बॉडी क्रिएट कर दी कि भाई फॉर एग्जांपल दिस इज नंबर 1, और उसके बाद कीवर्ड यूज किया जाता है ब्रेक का। अब ये ब्रेक का कीवर्ड क्या काम करता है कि भाई अगर आप यूजर ने इनपुट कोई भी लिया, फॉर एग्जांपल 1 यूजर ने इनपुट किया, अब वो 1 की वैल्यू इस वेरिएबल में आ गई। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो जितने भी मल्टीपल केसेस बनेंगे स्विच की बॉडी के अंदर, उन सब की वैल्यू से ये वाली वैल्यू मैच होगी। सही है। तो याद रखिएगा पहला रूल इसका ये है कि स्विच के अंदर या तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। अब इस टाइम यहां पर मैं इसको क्या एक्सप्रेशन कह सकता हूं? आप लोग बताएं, क्या मैं इसको एक्सप्रेशन कह सकता हूं? जी सर। एक्सप्रेशन क्यों कहूंगा मैं? इसमें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब यूजर कुछ भी इंटर करेगा वो तो इसमें आएगी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हुई ना। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता।
सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखिए सर एक्सप्रेशन में सर वेरिएबल और कांस्टेंट का जो है ना कलेक्शन भी हो सकता है, तो वो एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। अभी फॉर द टाइम बिंग बात करो, अभी यहाँ पे क्या एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कांस्टेंट ही है। तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि भाई ए में जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट वैल्यू होगी, राइट? अब जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे इस बात को, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि भाई स्विच केसेस का सबसे पहला रूल ये है कि स्विच के जो पैरेंथेसिस होते हैं, सही है, जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है या तो कोई कंडीशन आती है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि भाई ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अगर ग्रेटर देन 10 होगी। तो अब यहाँ पर जो केस बनेगा, अब क्लास याद रखिएगा, अब ये जो है ये एक बूलियन कंडीशन है। ये क्या है? बूलियन कंडीशन है। अब ये कोई इंटीजर कंडीशन नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब ये बन गई एक एक्सप्रेशन कि भाई एक कांस्टेंट वैल्यू दूसरे कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही है और ये रिटर्न करेगा एक बूलियन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अब गालिबन यहां पर मेरे पास या तो ट्रू का एक केस बनेगा या तो मैं केस बनाऊंगा फॉल्स के नाम से। जाहिर सी बात है, अब मुझे फॉल्स बनाना जो है वो मेरे लिए फजूल है, तो मैं यहाँ पर इसको एक डिफॉल्ट केस बना दूँ और ये आ गई उसकी बॉडी। और मैंने यहाँ पर गालिबन लिख दिया कि दिस इज डिफॉल्ट और इसको कर दिया ब्रेक। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ना तो अभी ब्रेक बताना है ना तो ये डिफॉल्ट। अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि भाई स्विच के पैरेंथेसिस में या तो कोई इस टाइप की एक एक्सप्रेशन आती है या तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो स्विच क्या करता है कि अपने अंदर जो भी केस बनाता है वो इनके मुताबिक बनाता है, इन टाइप के मुताबिक बनाता है। अब जैसे कि देखो यूजर इनपुट किस में आ रहा था? ए में आ रहा था। अब ए में एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर हो गई, बट स्विच के इस केस में यहां पर मैं एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो गई, ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। तो आप कीप इट इन माइंड कि क्या आप इसको एक कांस्टेंट वैल्यू कहोगे या इसको एक्सप्रेशन कहोगे। जी जनाब। अब रहमत जो बात कर रहे थे कि अब जो है रहमत, ये जो है वो अब एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये अब डिसाइड कर रही है कि आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट। अब स्विच इसको रीड नहीं कर रहा कि भाई ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। स्विच जो है बस एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू इनके मुताबिक, एक बूलियन, क्योंकि एक्सप्रेशन आ गई और एक्सप्रेशन में तो डिसीजन क्या होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स का। तो स्विच जो है वो अपने अंदर जो केस बनाएगा वो अब बूलियन बनाएगा। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल इस तरीके से दूं, हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग टाइप इनपुट लेता, फॉर एग्जांपल ए में मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिया कंसोल डॉट रीड लाइन, तो अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला एरर तो यहीं पे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू आएगी ए के अंदर और ये है इंटीजर वैल्यू। तो अब ये वाला फॉर्मेट तो खत्म। अब मैं कुछ नहीं लिखता, यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल ए। तो अब देखिए इसने यहाँ पे भी एरर देना शुरू कर दिया। क्यों? जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई स्विच के पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशन आएगी उसके केसेस उसी टाइप के बनेंगे। अब यहाँ पे जो केस बन सकता है वो कोई स्ट्रिंग टाइप का बन सकता है। तो यहाँ पे देखें, इसको अब कोई एतराज नहीं। मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए, मिलते अपनी नेक्स्ट मीटिंग में।